हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो CO2 एमिशन है, जिसको हम जानते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा और जिम्मेवार कारक यही है, लेकिन अगर आपसे बोलूं कि नहीं, ये जिम्मेवार कारक नहीं है, कुछ और है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 से ज़्यादा जो है जिम्मेदार माना जाता है। CO2 एक कारण नहीं है, CO2 एक परिणाम है। इसका मतलब यहाँ पर है कि आपने अपने पापा को गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से आपको थप्पड़ पड़ा। तो आपने गुस्सा दिलाया वो कारण था, जो थप्पड़ पड़ा वो परिणाम था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो CO2 एमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो एक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये समझना है हमें कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से CO2 एमिशन कैसे बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग को इसने कैसे और बढ़ा दिया। मानव जनित कारण भी हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम अकेले ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रकृति भी बराबर से यहाँ पर हिस्सेदारी ले रही है। तो बात करते हैं जलवायु को जो है सबसे अधिक प्रभावित और बदला किसने है, ये हमें यहाँ पर समझना है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। चर्चा में क्यों है, तो कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 540 मिलियन वर्षों में पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की गति। जितना आराम से मूव करेंगे या जितना जो है ठीक ठाक से मूव करेंगे, उतना ही CO2 एमिशन कम और सीमित मात्रा में होगा। लेकिन अगर ये बहुत जल्दी से मूव करना शुरू हो जाएंगे तो CO2 एमिशन बढ़ जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है समझा दूंगी आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, CO2 कारण नहीं है बल्कि परिणाम है किसका, प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रियाओं का, महासागरों में होने वाली प्रक्रियाओं का, जैविक विकास द्वारा नियंत्रित ये सारी चीजें होती रही हैं, जिन सब का हम परिणाम देख रहे हैं कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग ये सारा जो लगातार बढ़ रहा है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 28 जनवरी तक रहने वाला है। शानदार मौका आपके लिए है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासरूम से में हम आपको पहली बार 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। लाइव और ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 75% के साथ 10% का एडिशनल 85% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर। बात करते हैं यहाँ पर, तो जो अध्ययन किया गया उसका जो मुख्य निष्कर्ष है, उनका मानना है कि CO2 एमिशन टेक्टोनिक्स प्लेट्स की प्रक्रियाओं, महासागरीय गतिविधियों और जैविक विकास और साथ में जो है वायुमंडलीय जो CO2 है, इन तीनों का मिला जुला रूप है। बात करते हैं दीर्घकालिक इतिहास को, समझते हैं कहां से चीजें और कैसे स्टार्ट हुई। तो पृथ्वी की जलवायु स्थिर तो कभी नहीं थी। हमने कभी आइस एज के बारे में पढ़ा है, वैसे ही हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में बहुत गर्मी पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं कि डायनासोर्स कैसे गायब हुए, तब भी हमारे दिमाग में आता है कि तापमान बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो पृथ्वी का जो जलवायु है इसकी कभी स्थिर नहीं रही, कभी बहुत हाई टेम्परेचर, कभी बहुत लो टेम्परेचर, और वैसे ही प्रक्रियाएं आज भी हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो दो प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ पर, दो अवस्थाओं के बारे में, या तो बहुत ठंडा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आइस हाउस अवस्था, या बहुत गर्म जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस अवस्था। ग्रीन हाउस अवस्था में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा होंगे, तापमान बहुत ज्यादा होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ नहीं होगी, ऊंचा जो है समुद्र स्तर हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें कौन सा युग, तो क्रिटेशियस काल को इसी प्रकार का युग हम मानते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं आइस हाउस, नाम से पता चल रहा है कि बर्फ ही बर्फ होगी, ध्रुवीय हिमचादरें होंगी, कम वायुमंडलीय CO2 होगी, क्योंकि सब जमकर तलहटी में कहीं पर जो है इकट्ठा हो जाएगी, वैश्विक ठंडक हो जाएगी, और वर्तमान जो है क्वार्टरनरी काल को हम जो है इसी नाम से जानते हैं। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो वायुमंडल में CO2 और CH4 की अधिकता हो जाती है। आइस हाउस अवस्था में क्या होता है, समुद्र स्तर में इनकी गिरावट हो जाती है। ठीक है, अब बस समझते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव क्या आया है। पुराना दृष्टिकोण यही था कि जलवायु बदलाव मतलब CO2 की मात्रा बढ़ गई, यही समझते हैं। देखो लिखा हुआ है CO2 में बदलाव मतलब जलवायु में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगी तो हम आइस हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम ग्रीन हाउस की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन नई अवधारणा यहाँ पर यह कहती है कि CO2 में बदलाव सिर्फ एक वजह से नहीं, जलवायु में बदलाव की वजह से नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे हैं, टेक्टोनिक्स मूव करनी चाहिए, महासागरों में बदलाव होना चाहिए, और जैविक प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जब होंगी तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जलवायु बदलाव या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं यहाँ पर
प्लेट टेक्टोनिक्स और जलवायु, नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो पहले समझ लेते हैं टेक्टोनिक्स क्या होती है या टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो हमने सबने पढ़ रखा है कि एथनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो एक विशाल जो है भूखंड होता है ये तैरता रहता है। देखो लिखा है पृथ्वी की लिथोस्फीयर के ऊपर खंड जो एथनोस्फीयर पर तैरता है, लिथोस्फीयर जो एथनोस्फीयर पर तैरता है, और इन्हीं को हम जो है टेक्टोनिक्स प्लेट्स के नाम से जानते हैं। हर साल की अगर गति देखें, अब तैर रहा है तो मूव भी कर रहा होगा, 2 से लेकर के जो है 10 सेंटीमीटर इतना मूव करने में इनको जो है वर्षों लग जाते हैं। महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण भी इसी वजह से होता है, नक्शा बदल जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा दक्षिणी अफ्रीका, जो अफ्रीका का एक पूरा हिस्सा है वो अलग हो रहा है, और कल को जो है बीच में महाद्वीप महासागर बनेंगे और एक नया देश बनकर तैयार हो जाएगा। प्रभाव क्या होता है इसका, ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक है, पर्वत, महासागर, घाटियां, इन सभी का निर्माण होता है, और इन सभी के निर्माण में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली CO2 का एमिशन होता ही होता है। CO2 चक्र प्रभावित होता है, और इसी का परिणाम हम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर देख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की गति 3 प्रकार से होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पहला होता है अभिसारी। अभी मतलब एक दूसरे की तरफ जब दोनों प्लेट्स मूव करती हैं और टकराती हैं, इस वजह से इनकी जो बाउंड्री होती है, या तो यहाँ पर ज्वालामुखी चाप बनते हैं या पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आपने पैसिफिक रिंग के बारे में पढ़ रखा है, वो थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा, लेकिन इसमें समझते हैं जब यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो यहाँ पर CO2 एमिशन होता है, ठीक है। इससे पहले ही सबसे बड़ा कार्बन स्रोत माना जाता है ऑलरेडी इसको, लेकिन नया अध्याय प्राथमिक चालक नहीं माना। इसको पहले मानते थे कि सबसे ज्यादा CO2 एमिशन अभिसारी प्लेटों की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपसारी प्लेट्स। अपसारी का मतलब यहाँ पर है एक दूसरे से दूर जाती प्लेट्स। जब दूर जाती हैं तो भी यहाँ पर क्या होता है, महासागरीय रिज और महाद्वीपीय दरारें आती हैं। जैसे एक ये पूरा जो है कॉन्टिनेंट है, यहाँ से टूटकर 2 अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर महासागरीय दरारें आएंगे और 2 जो है द्वीप बनकर या महाद्वीप बनकर तैयार हो जाएंगे। पृथ्वी की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है 65,000 किलोमीटर, जहां से निरंतर कार्बन प्रवाह होता है। शायद ये बात हो रही है पैसिफिक रिंग के बारे में, जहां लगातार जो है बहुत सारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी भी हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें तो भूगर्भीय समय में पृथ्वी के कार्बन चक्र का सबसे बड़ा चालक यही सीमाएं हैं। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन अगर होता है वो होता है अपसारी चीजों की वजह से, अपसारी प्लेट्स के मूवमेंट की। तीसरा और आखिरी है रूपांतरित या रूपांतरण सीमाएं। इसमें होता है 2 प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर मूव करती हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर भूकंप का प्रमुख कारण बनता है। जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव न्यूनतम है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई चीज टूट रही है बड़ी मात्रा में, ना ही कोई चीज बड़ी मात्रा में बन रही है, तो ये थोड़ा सा जो है कम ही प्रभावित करता है हमें। अब समझते हैं महासागर। हमने प्लेट टेक्टोनिक समझ लिया कि बन रही है, मतलब अभिसारी और अपसारी की वजह से एटलीस्ट जो है काफी मात्रा में CO2 एमिशन हो रहा है। दूसरा कारण हम देखते हैं महासागर को लेकर के। तो महासागर जो है पृथ्वी का थर्मोस्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 90% कार्बन कैप्चर जो है हमारा महासागरों के द्वारा ही किया जाता है। अगर ये ना हो, किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाए यहाँ पर, तो कार्बन कैप्चर अपने आप में क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं आइस हाउस बनाम ग्रीन हाउस। महासागरों का रोल क्या होता है, आइस हाउस और जब ग्रीन हाउस की प्रक्रिया होती है उस समय महासागरों में क्या हो रहा होता है। तो जब बात करते हैं यहाँ पर, जब ग्रीन हाउस होता है तो क्या होता है, वायुमंडल में CO2 जो जमा होता है तापमान में वृद्धि कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है परिणाम क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय CO2 में कमी आएगी, वैश्विक ठंडक। समझ रहे हैं, जब ग्रीन हाउस होगा तो यहाँ पर और CO2 बढ़ेगा, तापमान और बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ठंडा होता है तो जो CO2 होता है वो तलहटी में जाकर के जम जाता है, जिसकी वजह से आइस हाउस के समय और भी CO2 की मात्रा कम हो जाती है। समुद्री तलछट लाखों वर्षों तक कार्बन को स्थायी रूप से कैद रखती है। तो आइस हाउस का सिनेरियो हमने क्या समझा है, महासागर CO2 को समुद्री तलहटी में जो है यहाँ पर मैराइन सेडिमेंट्स के रूप में कैद कर देते हैं। मैराइन सेडिमेंट जो है समुद्री तलहटी में आपको देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से ये रोल हो गया महासागरों का। जब हम देखते हैं आइस हाउस और ग्रीन हाउस, आइस हाउस के समय महासागरों से और CO2 जो है एमिशन होता है, चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन जो है इस समय क्या होता है, कैप्चर करके नीचे इकट्ठा कर दिया जाता है। समुद्री तलछट के बारे में बात करते हैं तो कार्बन को लाखों वर्षों तक ये स्थायी रूप से कलेक्ट करके रखता है, लेकिन निकलती कब है बाहर,
जब यहाँ पर प्लेट्स मूव करती हैं, तलछट का निर्माण होता है, सबडक्शन द्वारा पुनः मुक्तिकरण हो जाता है। तो जब समुद्र के तलछट में कुछ होता है तो ये क्या होता है, इनका निकलना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं समुद्र जीवों का, जो समुद्र के सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है CO2 एमिशन में या CO2 कैप्चर करने में। तो जो प्लैंकटन कैल्सीफायर्स होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा CO2 को वो कैप्चर करके अपने अंदर रखते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो है घुले हुए CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्सीसाइड जो है सेल्स में बदल देते हैं। इस विकास ने महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता को और बढ़ा दिया है। स्टार्टिंग जो है लगभग 200 मिलियन ईयर वर्ष पहले हुई थी और यहाँ पर व्यापक प्रसार अगर आप इसका देखेंगे तो 150 मिलियन ईयर वर्ष पहले हुई है। मतलब समझ रहे हैं, अगर ये खत्म होना शुरू हो जाए तो जो कार्बन कैप्चर किया गया है इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो भी वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या कह सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है और बढ़ जाएगी। तो मुख्य निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकला है कि ज्वालामुखी चापों की प्रमुख भूमिका केवल 120 मिलियन वर्षों में उभरी है। 540 मिलियन वर्षों का एकीकरण अगर मॉडल देखें कि सब कुछ यहाँ पर मिला जुला के समझे कि क्या है, तो अध्ययन में बोला गया है कि भाई उन्नत कंप्यूटेशनल मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जैविक विकास, महासागरीय भंडारण और टेक्टोनिक उत्सर्जन सभी जो है यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग थोड़ा बहुत जिम्मेदार हमें दिखाई दे रहे हैं CO2 के एमिशन में। अब बात करते हैं आधुनिक जलवायु परिवर्तन से संबंध, तो क्या यहाँ पर है, पुराना कैसा था और अभी कैसा है। तो आधुनिक जलवायु परिवर्तन समझे यहाँ पर, तो लाखों वर्ष पहले क्या था, समानताएं अगर देखें तो CO2 आज भी केंद्रीय भूमिका में है, CO2 पहले भी केंद्रीय भूमिका में थी, महासागर आज भी प्रमुख जो है कार्बन सिंक है और पहले भी रहे थे। अब बात करते हैं अंतर क्या आया है अभी और जो है पास्ट को लेकर के। अतीत में परिवर्तन लाखों वर्षों में होता था, प्राकृतिक था, वहां पर मानव जनित कुछ भी नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, परिवर्तन कुछ ही दशकों में बहुत तेजी से हो रहा है और कारण क्या है, मानव जनित। तो मानव गतिविधियां उस प्राकृतिक संतुलन को खतरनाक गति से बिगाड़ रही है, जिसको होने में 100 लाख करोड़ साल लगते थे वो एक दशक में हो रहा है। और यही समस्या है कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें खराब होती नजर आ रही हैं। प्रश्न है, हालिया अध्ययन के अनुसार भूगर्भीय समय में पृथ्वी के कार्बन चक्र का सबसे प्रमुख चालक कौन सा रहा है। ज्वालामुखी चाप, अपसारी टेक्टोनिक सीमाएं, तीसरा है रूपांतरण भ्रंश और चौथा है सौर विकिरण। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।